जय दोस्तों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारे देवी में मेडिकल का क्या शेड्यूल्ड है, मेडिकल का स्टैंडर्ड कैसा होता है, क्या क्या मेडिकल में हमारे चेकअप होते हैं, मैं सारी को डिटेल में बताऊंगा आप लोग को। और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और उन बच्चों से मेरे एक रिक्वेस्ट है कि वो बच्चे वीडियो ना देखें बिल्कुल भी जिनके मन में नेगेटिविटी भरा हुआ। नेगेटिविटी कहने का मतलब कि वो क्या सोचते हैं कि मैं मेडिकल को क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का डाउट यही रहता है कि मैं मेडिकल में अनफिट हो जाऊंगा, मैं मेडिकल कैसे पास करूंगा। या उनके कोई भी रिलेशन में कोई भी दोस्त है, उनके कोई भी फ्रेंड्स है, क्या बोल देते भाई तुम्हारा ये है, तुम्हारा आंख ठीक नहीं है, तुम्हारा पैर ठीक नहीं, तुम्हारा हाथ ये टेढ़ा है, तुम मेडिकल में पास नहीं हो पाओगे, तुम तो उनको पहले से क्या होता है, नर्वसनेस, डर पूरा भरा हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो को देखने से पहले आप सारे नेगेटिविटी को और जितने भी आपके मन में डर हैं सारे को दूर करके एकदम इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं आज सारे क्लियर होंगे। और जो भी हमारा मेडिकल में चेकअप होता है, मेडिकल का स्टैंडर्ड जो भी नेवी का है, मैं पूरा चीज लिखा हूं। हर एक इंसान का सबसे बड़ा बेसिक डाउट क्या होता है कि वो एग्जाम का तैयारी करते ही करते हैं, तो सबसे बड़ा डर क्या होता है उनको, मेडिकल का डर। हर एक इंसान का डर होता है। मैं भी जब मेडिकल देने जाता था तो मुझे भी लगता था कहीं कहीं कि कहीं मेरा कुछ अंदर डिफॉल्ट ना हो, कहीं फॉल्ट ना हो, कहीं बोन डिसेबिलिटी में छांट ना दिया जाए। तो बहुत सारे चीज में डर रहता है, किसी का हाइट में, किसी का वेट में, हर एक चीज में डर रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को डरना नहीं है, एकदम डरना नहीं है। जो होगा आपका एकदम क्लियर एंड कट, एकदम बिना बिंदास होकर। बहुत सारे क्या होते हैं नर्वसनेस के कारण उनका बीपी बढ़ जाता है, वहां पर अगर बीपी चेक होता है हाइपर टेंशन हो जाता है उनका, वहां पर आप लोगों को नॉर्मल किया जाता है। वहां जो भी नेवी ऑफिसर्स होते हैं, जो भी मेडिकल के ऑफिसर्स होते हैं, वो भी अच्छे से ट्रीट करते हैं। ऐसा नहीं कि आपको वहां डांट रहे हैं, मार रहे हैं, वो एक कहीं भूत उत नहीं है, वो भी एक इंसान ही है। तो अच्छे से ही वहां पर आपका जांच करते हैं, तो आपको बिल्कुल डरना नहीं। कोई भी चीज अगर आपको प्रॉब्लम भी है तो वहां एकदम ऐसा ट्रीट करना, आप लोग को ऐसा बिहेव करना है कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं, मैं एक नॉर्मल बंदा हूं। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम्स है भी तो किसी को डरने की बात नहीं है। मेडिकल बहुत इजी होती, ज्यादा भी हार्ड नहीं होती, इससे घबराने की बात नहीं है। तो देखिए आज हम लोग बात करेंगे, मैं मेडिकल का दो पार्ट में वीडियो बनाऊंगा, पार्ट वन एंड पार्ट टू। दो पार्ट में मैं वीडियो बनाऊंगा। इसलिए दो पार्ट में वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और शायद आप लोगों को जिसको जो जरूरत है वहां स्किप करके चले जाएंगे। इसलिए वीडियो को मैं दो पार्ट में बना रहा हूं कि आपका सारा डाउट A to Z, जो भी डाउट्स है आपके, जो भी पॉइंट्स है, हल्के जो भी छोटे मोटे भी पॉइंट्स होते हैं, सारे डाउट्स में मैं वीडियो बनाऊंगा। इसलिए मैं मेडिकल को दो पार्ट्स में बना रहा हूं। और इसमें चेकअप क्या क्या किया जाता है, क्या क्या प्रोसेस है मेडिकल में, क्या क्या हमारा चेक होता है, चाहे यहाँ आपका मतलब आपका जो यहाँ फर्स्ट मेडिकल होता है वहां से लेकर आपका फाइनल मेडिकल जो चिरका में होता है वहां तक क्या क्या जांच होते हैं, सब मैं बताऊंगा। और क्या आप कहां आपको पॉइंट्स मिलता है और उस पॉइंट से आपको कैसे बचना है, आप वो भी मैं बातें बताऊंगा कि कौन से पॉइंट्स आप लोगों को बचना है। मैं सारी बातों को एकदम अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। और ये भी जो सोच रहे होंगे कि मेरा ये प्रॉब्लम है, या मेरे दोस्त ने, मेरे भाई ने, मेरे सर ने ये बोल दिया कि आपसे कुछ नहीं होगा, आपका मेडिकल पास नहीं होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी की बातों को नेग्लेक्ट कीजिए और इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा। तो चलिए मैं इस वीडियो में क्या क्या हम लोग बात करेंगे मैं सारा बताऊंगा। और चेकअप क्या क्या होता है मेडिकल में उससे पहले बात कर लेते हैं। मैं ये जो पूरा डिटेल लिखा हूं ये मैं इसको दो पार्ट में बनाऊंगा, तो अभी मैं क्या क्या बनाऊंगा वो भी बता दूंगा मैं। तो जैसे मान लीजिए पहला आई है, डेंटल है, हाइट है, वेट है, चेस्ट मेजरमेंट है, ईएनटी, विजन, कलर विजन, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, हियरिंग, सारे को ध्यान से देखते जाइएगा। हाइपरहाइड्रोसिस, स्किन डिजीज, नोक नी, फ्लैट फुट, हियरिंग टेस्ट, कैरिंग एंगल, टेस्टिस, पाइल्स, एब्डोमेन, सर्जरी, हाइड्रोसिल, पेनिस, बोन डिसेबिलिटी, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, डीएनएस, सारे को मैं मतलब इसी जितना भी मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ उन सारे को मैं दो पार्ट में, वीडियो को दो पार्ट में दूंगा आप लोग को। फर्स्ट पार्ट आप लोग को आज मिलेगा और सेकंड पार्ट जस्ट आप लोग को कल मिल जाएगा। तो सारे को आप लोग देख लीजिए और जिनका जो भी प्रॉब्लम है अभी उसका सॉल्यूशन कर लीजिए। आप जाइए एक डॉक्टर से, जो भी स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे कंसल्ट कीजिए। आपको जो भी डाउट लगे किसी से मत पूछिए, कोई भी भाई, कोई भी दोस्त, किसी से मत पूछना, हमसे भी नहीं। आप जाइए, अगर आपको डाउट लग रहा है कि मेरा आई में सर्जरी हुआ है तो हम क्या वहां पर ऐसे हो जाएंगे, तो आप जाइए डॉक्टर से, जो भी स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे कंसल्ट कीजिए ना, अच्छी बात रहेगा। तो चलिए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पार्ट वन में कौन कौन से चीज को बात करेंगे उनके बारे में जानते हैं। तो चलिए आज हमारा मेडिकल का पार्ट वन आज बात करेंगे और जो हमारा पार्ट टू रहेगा वो नेक्स्ट डे आपको मिलेगा। तो पार्ट वन में हम लोग क्या क्या बात करेंगे, तो पार्ट वन में बेसिकली हम लोग हाइट के बारे में जानेंगे, वेट के बारे में जानेंगे, आई, ईयर, टीथ, नोज, कैरिंग एंगल, एब्डोमेन और हाइपरहाइड्रोसिस और फिंगर, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे आपको। तो याद रखिए हाइट और वेट, इसका मैं डाटा आप लोग को मैं अपने टेलीग्राम जो हमारा लिंक है उसमें मैं टेलीग्राम में
पूरा डाटा जो हमारा चार्ट है पूरा, कितना आपका एज है, कितना आपका हाइट है और कितना आपका वेट है, आप तीनों चीज को मेजरमेंट कर लीजिएगा एक बार, आपको पूरा डाटा तैयार आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम पर। ऐसे क्योंकि सारे डाटा को अगर लिखना शुरू कर दे तो बहुत लंबा समय लगेगा और लंबा वीडियो भी बन जाएगा, इसलिए हम डाटा आपको पूरा, आप वहां एक्यूरेट अपना डाटा चेक कर सकते हैं कि मेरा हाइट है 162 है, 165 है, 170 है, क्या मेरा वेट इतना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपका मिनिमम और मैक्सिमम दोनों लिखा हो रहेगा, उसमें एज भी लिखा रहेगा और मिनिमम मैक्सिमम दोनों रहेगा, तो आप उसके बीच में आप फाइंड कर सकते हैं अपना आपका वेट अपना कितना है, तो आप अपना हाइट और वेट को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इसमें भी कोई दिक्कत हो हाइट और वेट में, फिर भी अगर कोई दिक्कत आपको हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको बता दूंगा कि इसका कितना हाइट और कितना वेट रहना चाहिए। अब देखिए आते हैं मेन आई के बारे में। बहुत ज्यादा आई से रिलेटेड समझिए कि आई बोलते हैं कि आई से रिलेटेड बहुत सारा चीज भरा हुआ है। आई में क्या क्या चेकअप होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहे बात कहें तो विजन चेक किया जाता है आई का। तो देखिए अगर मैं एयरफोर्स का मेडिकल के बारे में बताता हूं, ऐसे तो नेवी का मेडिकल में जिक्र कर रहा हूं, लेकिन एयरफोर्स का भी जिक्र करवा देता हूं। इसमें एक बार जो नियर का व्यूज देगा, नियर का चेक किया जाता है, साइड आपको कितना, और आपका फार का मतलब दूरी का भी चेक किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं विजन में। विजन आप लोग कैसे चेक कराया जाएगा, आप सुने होंगे कि 6/6 है कि 6/9 है कि दोनों 6/9 है किसी का, कि 6/12 भी चला जा रहा है, क्या होगा मेरा, विथ ग्लास विदाउट ग्लास क्या होगा। तो सारी चीज को मैं क्लियर करता हूं। पहले आते हैं जो बिना ग्लास, कोई क्या कहते हैं, बहुत लोगों को क्या ऐसा माइंड में सेटअप रहता है, जो क्लास 10 कभी तो अपने क्लास 10 के बच्चे होंगे तो उनका सेटअप क्या रहता है कि हम चश्मा लगाते हैं, क्या नेवी क्या एयरफोर्स क्या आर्मी में जा सकते हैं, चश्मा लगा तो नहीं जा सकता, तो बिल्कुल गलत सोचते हैं। जो चश्मा लगाते हैं वो भी जाते हैं, ऑफिसर तक बन जाते हैं, तो फिर क्या है सोचना इतना। तो देखिए उसका भी क्राइटेरिया क्या है, आपका यहाँ लिखा हुआ होता है, आप देखिएगा जब आपका नोटिफिकेशन आता है वहां लिखा हुआ होता है विथ ग्लास और विदाउट ग्लास, विथ ग्लास और विदाउट ग्लास। कहा जाता है ना कि 6/6 और 6/9 ही तक चलेगा, अरे 6/12 तक भी चला जाता है। मेरे कितने बीच में मेरे साथ में कितने कैंडिडेट थे वो 6/12 तक भी पास कर गए हैं, तो इतने घबराने की बात नहीं है। आपको अगर लग रहा है कि मेरा 6/12 है तो घबराने की बात नहीं। और मेडिकल में कैसे आई को चेकअप करवाना, जब आपको ये चीज विजन को चेक कराया जाएगा तो आप जैसे यहाँ लिखा होता है 6/6, इसका मतलब समझते हैं ना, 6 मीटर की दूरी पे आपको इस टाइप का इमेज, मैं इमेज बता दूंगा, आपका इमेज बना एक बोर्ड इस टाइप से रहेगा, इसमें आपको लिखा रहेगा यहाँ छोटा, इस सबसे छोटा वाला 6/6, फिर आता है 6/9, फिर 6/12, इस टाइप से करते करते आपका लिखा रहता है, मतलब बड़ा 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 सबसे छोटा जो आपका होता है 6/6, 6/9, इस टाइप से करके आपका 6/12, इस टाइप से आपका चलते जाता है। तो आपको क्या करेंगे वहां जब चेक कैसे किया जाता है आई को, मान लीजिए आपको कुछ अपने तरफ से क्या देंगे, एक पेपर देंगे, पेपर देंगे या तो आपको आंख से हाथ से ही बोलेंगे क्या कि एक आंख को बंद कीजिए एक हाथ से, या वो पेपर देंगे तो पेपर से। और आपको आंख कैसे बंद करना, बहुत लोग क्या करते हैं ना पूरा कस के दबा देते हैं, इसको दबाने के बाद बहुत कस के दबा देते हैं और एक आंख खोल के देखते हैं। तो क्या होता है ना, देखिए एक चीज गौर कीजिएगा, मैं इस चीज को बता रहा हूं आप लोगों को, अगर जो पहली बार मेडिकल देने जा रहे हैं तो इन सारी चीजों से बचिएगा कैसे, पॉइंट यहां बन सकता है आपको कैसे। अगर आप कस के इसको दबा कर देखिएगा तो जैसे ही आपका ये आंख से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जैसे आपको बोलेगा आप सेकंड आंख से फिर से अपना पढ़ना शुरू कीजिए, तो जैसे ही आंख खोलिएगा ना तो आपको कुछ सेकंड के लिए ब्लर दिखेगा, वहां इमेज जो कुछ सेकंड के लिए ब्लर दिखेगा। आप खुद घर में भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको मैंने बोला आंख बंद कीजिए और ये आंख से पढ़िए तो आपको 6/6 वाला जो बंदे पढ़ लिए तो अच्छी बात है। आपको देखिए विथ ग्लास वाले जो है ना, मतलब जो विथ ग्लास और विदाउट ग्लास वाला, जो बिना ग्लास यूज करते हैं उनको 6/6 होना जरूरी है, और एक आंख से 6/9 दोनों चल सकता है। अगर दोनों से 6/6 है तो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, दोनों से 6/6 है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो एक से 6/6 और एक से 6/9 चलेगा बिल्कुल चलेगा। और जो विदाउट ग्लास है उनका 6/9 तक जो सॉरी विथ ग्लास है, जो ग्लास यूज करते हैं, जो अपना चश्मा यूज करते हैं, तो उनको क्या होता है कि 6/9 तक उनका छूट रहता है। अरे कभी कभी 6/12 भी ले लेते हैं, कभी कभी क्या जनरली ले ही लेते हैं, 6/12 वालों को भी पास कर देते हैं वहां पर, तो घबराने की बात नहीं। अगर आपका 6/12 है तो अभी आप पास हो जाइएगा। तो जो मैंने बताया आप लोगों को कि आंख जो है ना एकदम धीमे से, अगर आपको बोला जाए कि आप हाथ से ही आंख को बंद कीजिए तो ऐसा ट्रीट करिएगा मेडिकल ऑफिसर के सामने कि आप आंख को बंद किए और बहुत ज्यादा कस के बंद किए, तो आंख भी बंद है आपका और इसको आराम से बंद करना, कि जैसे ही आप इसको खोलिएगा तो आपको जो इमेज है ब्लर ना दिखे, क्योंकि वहां तो आपको जल्दी जल्दी पढ़ना है, आपको जो भी वहां बोलेंगे पढ़ने के लिए तो जल्दी जल्दी पढ़ना आपको।
तो ये कंडीशन था आपको विजन चेक करने के लिए। तो आप 6/12 तक भी आप रहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 6/6, 6/9, 6/12 तक भी आप पास हो जाइएगा। मेरे ही बेस में बहुत सारे बंदे पास हुए थे, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। और मेरा दोनों, मैं अपना बता रहा हूँ तो मेरा दोनों 6/6 ही था। तो आपका आई का एक चीज था पहला विजन, दूसरा है कलर विजन। कलर ब्लाइंडनेस कैसे चेक होता है? तो देखिए एक मैं बता दूं, मेडिकल में दो प्रकार का एक जैसे आपका रिजल्ट होता है। एक होता अगर आप री मेडिकल आप लोगों को मिलता है तो एक होता है टेम्पोररी अनफिट। टेम्पोररी अनफिट में क्या होता है और एक होता है परमानेंट अनफिट। दिखना जरूरी नहीं है। देखिए एक टेम्पोररी अनफिट, एक परमानेंट अनफिट। कहने का मतलब होता है कोई ऐसा आपका डिजीज हो, चाहे कोई ऐसा प्रॉब्लम हो कि जो इस इंसान को पता है, मेडिकल ऑफिसर को भी पता होता है कि इसका ठीक नहीं हो सकता। जैसे कलर ब्लाइंडनेस जो होता है, कलर विजन जो होता है, वो एक परमानेंटली अनफिट में आता है गिनती। लेकिन यहां भी बहुत सारे बच्चे कैसे बचते हैं वही मैं बताता हूं। देखिए बहुत सारे लोग क्या करते थे, जो एक दो बार जा चुके हैं मेडिकल, उनको पता है। कोई एडवाइस क्या करते हैं कि अरे बुक आता है जो आपका कलर विजन का जो बुक आता है जिससे बुक चेक किया जाता है, उस बुक को रट लो। बुक को रट लो, क्या बुक को पता है क्या, खरीद लो और उससे प्रैक्टिस करते रहो। हर दिन प्रैक्टिस करो, हर दिन प्रैक्टिस करो। क्या पता तुमको थोड़ा थोड़ा आता है। कलर ब्लाइंडनेस वालों को भी नजर आता है, लेकिन बहुत समय लग जाता है उसको देखने में। और आपको वहां टाइम देंगे नहीं, आपको पेज जल्दी पलटना, पेज आपको पलटते रहेंगे, आपको चेक वहां पढ़ के बताना है। तो अगर जिसको कलर ब्लाइंडनेस है तो मैं तो उनका मतलब इलाज है भी नहीं कलर ब्लाइंडनेस का। और आप अगर आपको लगता है कि इसका इलाज है तो आप जाकर डॉक्टर से एडवाइस ले सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। बट मैं कह रहा हूं कि नहीं, इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन आप लोग घबराइएगा नहीं, जिसका कलर ब्लाइंडनेस है वो भी जाइएगा मेडिकल में, एकदम बिंदास होकर जाइएगा। ये मत सोच के जाइए कि मेरा कलर ब्लाइंडनेस है, पहले ही से घर से सोच कर जा रहे हैं कि मेरा कलर ब्लाइंडनेस है और हम वहां पर फाइल हो जाएंगे। ये सोचकर बिल्कुल नहीं जाना है एकदम वहां, क्योंकि देखिए वहां पर अगर लक भी साथ देता आपका तो बिल्कुल पास हो जाइएगा। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। तो आई में पहला विजन और सबसे जो मेन प्रॉब्लम है कलर ब्लाइंडनेस, ये परमानेंटली अनफिट में गिनती आते हैं। लेकिन आप लोगों को घबराने की बात नहीं है, आप लोग बिंदास रहिए। जिनका कलर ब्लाइंडनेस है वो भी पास हो जाइएगा इसमें, एकदम ये सोच के जाइएगा। तो आई में और ऐसे जनरली चेक नहीं होता। और बहुत लोग क्या कमेंट क्या आता है कि सर मेरा आई में सर्जरी, मैं लेंस लगवा लूं या सर्जरी करवा लूं क्या? तो ठीक है, सर्जरी तो आप करवा लोगे, लेकिन जब मेडिकल ऑफिसर आपसे वहां फॉर्म भरवाएंगे और फॉर्म भरवाते समय चाहे पूछेंगे आपसे कि किसी का हाथ में, पैर में, किसी आई कोई लेजर सर्जरी, कुछ भी सर्जरी करवाया, तो आप वहां पर क्या बोलिएगा? नहीं, मैंने नहीं करवाया सर्जरी। क्योंकि जब अगर आपका आई चेक होता है तो अगर आप पहले ही बोल दियो कि सर मैंने आई में अपना सर्जरी करवाया, तो एक तरह से पहले ही उनको पता है, डाटा उनको पता है कि इस बंदे ने आई सर्जरी करवाया है, तो इनको पहले ही री मेडिकल में भेज दिया जाए, चाहे उसको परमानेंटली अनफिट रखो। क्योंकि सर्जरी वहां पर साफ आपका मना है, सर्जरी आपको साफ मना है। इसलिए आप बोलिएगा भी नहीं। अगर सर्जरी करवा कर जाते भी है तो वहां पर जनरली बहुत सारे बंदे होते हैं नहीं बोलते हैं, और आपको भी नहीं बोलना। आप पास हो जाते हो तो अच्छी बात है, आप उनको क्या मतलब, आपको मतलब है ना उनसे। तो आई में बेसिकली 2-3 टेस्ट होते हैं। तो आपका पहला था जो विजन टेस्ट। अगर विजन जिसका अभी भी प्रॉब्लम है, तो जो बंदे ज्यादा फोन को यूज करते हैं रात में, वो फोन को और डार्क रूम में यूज करते हैं ज्यादा, तो फोन को यूज करना कम कर दीजिए जब तक आपका मेडिकल ना हो जाए। वो चीज हो गया। और बहुत ज्यादा जो मतलब कहने का मतलब जिनका जो आई में ज्यादा प्रॉब्लम है और जो कलर विजन में ज्यादा प्रॉब्लम है, तो एक बात याद रखिएगा, कोई भी मेडिकल हो, आप एक बार प्राइमरी मेडिकल मतलब जैसे जो आप मेडिकल जाने पहले, जो मेन मेडिकल आपका है, तो मेडिकल जाने से पहले क्या कहा जाता है, सबको एडवाइस किया जाता है। आपको भी मैं एडवाइस कर रहा हूं कि आप एक बार फुल बॉडी एक बार चेक करवा लीजिएगा। अपने कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं या कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाकर क्या कीजिएगा, एक बार फुल बॉडी को चेकअप करवा लीजिएगा। ऐसा इसलिए कि आपको कोई भी फॉल्ट नजर आए, अगर आपको कोई भी डिजीज नजर आए, तो आप उस समय रहते भर उसको क्या कर लीजिएगा, सुधार सकते हैं। तो इसलिए मेडिकल जाने से पहले आप एक बार फुल बॉडी को चेकअप जरूर करवा लीजिएगा। ये मेरा एडवाइस है और मैंने खुद भी किया था। हर एक चीज को चेकअप करवाया था, चाहे वो ईसीजी हो, बीपी हो, हर एक चीज, डेंटल हो, हर एक चीज का मैंने चेकअप पूरा करवा लिया था। और आप लोग को भी मैं एडवाइस कर रहा हूं कि अगर आप लोगों को कोई फॉल्ट लगे तो आप सीधा जाकर, किसी बंदे से नहीं पूछना, आप सीधा जाकर जो भी आपके शहर में स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, चाहे वो आई का हो, ईयर का हो, नोज का हो, कुछ का भी हो, आप जाकर उनसे कंसल्ट कीजिए। क्या सर मेरा ये फॉल्ट है, क्या ये ठीक हो सकता है और ये इतने कितने दिन में रिकवर हो सकता है? तो आप उनसे जाकर सीधा कंसल्ट कीजिए। और ज्यादा घबराने की बात नहीं, बार बार मैं बोल रहा हूं, कोई भी घबराना नहीं है। जिसको जो भी डिजीज है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उनको घबराने की बात नहीं है। तो आई से रिलेटेड डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। अब हमको लगता है यहां तक आप लोग को आई से डरना नहीं है। अब आई से जो भी फॉल्ट है आपको डरना नहीं है। दूसरी बात, अब आते ईयर पे। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, वहां साफ लिखा हुआ था फॉर्म में ईयर, जो पहली गलती क्या करते हैं, ईयर से वैक्स नहीं क्लीन करवा के जाते हैं।
जो वैक्स होता है हमारे जो ईयर में गंदगी होती है तो क्लीन नहीं करवा के जाते हैं, तो आपको ईयर से वैक्स कम से कम मेडिकल से 5-6 दिन पहले करवा लेना। और वैक्स भी जो क्लीन करवाना वो अच्छे डॉक्टर जो ईयर के स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे जाकर ही एडवाइस लेकर करवाना। ऐसा नहीं कि मार्केट में बहुत सारे दवा मिलते हैं। हमारे सामने ही जब हम लोग अपना मेडिकल देने गया था, मैं एयरफोर्स का मेडिकल बता रहा हूँ, जब मैं गोरखपुर में एयरफोर्स का मेडिकल देने गया था तो उस समय कुछ बंदे क्या किए थे, वैक्स को क्लीन नहीं करवाए थे और वो एक दिन पहले क्या किए थे, कहीं मार्केट से कोई दवा खरीद लिए और लिक्विड का फॉर्म में वो अपने ड्रॉप को क्या किए ईयर में डाल दिए। डालने के बाद ही जस्ट उनका क्या हुआ ना, एक जस्ट अगले दिन उनके ईयर से कुछ समझिए कि क्या बोल सकते उसमें पानी टाइप में लिक्विड का फॉर्म में उनसे निकलना शुरू हो गया। तो बहुत ज्यादा समझिए कि बहुत ज्यादा ही आप लोग को पॉइंट बन सकता है और यहाँ दिक्कत कर सकता है, आप लोग को वहां पर रीमेडिकल दे सकता है। इसलिए आप लोग कम से कम 10 दिन पहले ही वैक्स को क्लीन करवा लीजिएगा और अच्छे वैक्स मतलब क्लीनर जो होते हैं, अच्छे जो डॉक्टर एडवाइस करेंगे आपको, उसी को यूज करके अपने वैक्स को क्लीन कर लीजिएगा। और पहली बात, इसमें ईयर ड्रम भी चेक होता है। ईयर में ईयर ड्रम आपको मशीन लगाकर आपका ईयर ड्रम भी चेक करते हैं। जिनको जैसे कान का पर्दा जो होता है छिद्र हो जाता है तो वो सब भी आपको बचना है। कान का पर्दा ये सब जो छिद्र हो जाता है वो सबसे भी बचना है। और ज्यादा जो साउंड पोल्यूशन होता है, जहां पर ज्यादा साउंड नॉइज होता है वहां पर आप लोग को ज्यादा उस समय नहीं रहना है, साउंड से भी कम बचना आप लोगों को। वैक्स ईयर में आपका वैक्स पहला, फिर ईयर ड्रम हो गया। और क्या होता है वैक्स में, हियरिंग। जो ईयर में क्या चेक किया जाता है, हियरिंग, जो साउंड को सुनने के लिए हियरिंग कैसे चेक किया जाता है। कुछ बंदे को आपको मतलब पीछे खड़ा कर दिए जाएंगे या कोई मेडिकल के ऑफिसर रहेंगे और आपके यहाँ पर एक आपके सामने रहेंगे, वो आपको कागज एक रख देंगे और कान में कुछ मतलब घिसते पिसते रहेंगे और पीछे से एक आवाज आएगा, कुछ बोलते रहेंगे 1 A B कुछ नाम बोल दिए, तो आपको वहां पर आपका माइंड वहां तक सुनाना चाहिए, मतलब ध्यान वहां रहना चाहिए और आपको बोलना भी है बगल वाले मेडिकल ऑफिसर को। तो वो हियरिंग भी चेक करते हैं। तो कान में पहला ईयर आपका वैक्स चेक करेंगे, आपका ईयर ड्रम चेक करेंगे, कान का पर्दा तो ठीक ठाक है ना, फिर आपका हियरिंग चेक करेंगे। और कान में जनरली और कुछ चेक नहीं किया जाता और बेसिकली यही सब चीज चेक किया जाता। और इसमें घबराने की बात नहीं, इस समय पॉइंट ज्यादा नहीं मिलता। पॉइंट आपको छोटी मोटी चीजें मिलती है और बड़ी चीजें मिलती है, जो मीडियम चीज होती है उसमें पॉइंट नहीं बनते, इसको याद रखिएगा। अब आते हैं टीथ में। जो हमारा दांत होता है, दांत में हमारा क्या क्या चेक होता है। पहली बात, सभी लोग बोलते हैं 14 डेंटल पॉइंट्स, 14 डेंटल पॉइंट क्या होते हैं, इसके बारे में यूट्यूब में भरा पड़ा है। चाहे आप यूट्यूब मत देखिए, आप जाइए कहीं जो टीथ के जो डेंटिस्ट होते हैं, डेंटिस्ट डॉक्टर पास जाइए और आप बात उनसे पूछिए कि सर 14 डेंटल पॉइंट क्या होते हैं। तो देखिए हमारे जो दांत होते हैं वो 4 भागों में बटे होते हैं, जिसमें चबाने वाले, उतना दांत के बारे में मुझे पता नहीं है लेकिन जितना भी पता मैं बता रहा हूँ, प्री मोलर, मोलर और कुछ होते हैं इस टाइप से जो चबाने वाले। तो हमारा पॉइंट कैसे मिलता है, जो किसी ने कोई भाई क्या बोलते हैं कि मेरा सर पूरा दांत क्या है, दांत के बीच में गैप है, इस टाइप से गैप बना, बहुत ज्यादा गैप है। तो ज्यादा गैप भी नहीं होना चाहिए और हल्का फुल्का चलता है, लेकिन गैप है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो ऊपर वाला दांत, ऊपर का दांत और नीचे का दांत आपस में क्या करना चाहिए, मिलना चाहिए, ये कहा जाता है। और ऊपर के दांत आपस और नीचे के दांत आपस में मिलते हैं तो वहीं पर आपको पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक। और बहुत सारे क्या बोलते हैं कि सर मेरा दांत ओवरलैप हो गया। ओवरलैप करने के मतलब एक पर एक चढ़ जाना, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो नेक्स्ट आता है वो तो ठीक होना चाहिए ना। सारे दांत आपके, किसी के भी दांत, सारे दांत खराब नहीं होते, तो सारे दांत खराब नहीं होने चाहिए। अगर अभी भी आपके दांत अगर खराब है, किसी के क्या होते हैं जो जबड़े में दांत होते हैं वो खराब हो जाते हैं, कैविटी जम जाते हैं और टार्टर जम जाते हैं, तो वो सब, पहली बात टार्टर, कैविटी, ये सबको आप साफ करवा कर ही जाइएगा। आप डेंटिस्ट पास जाइए, वो आपके जितने भी टार्टर जो सब जम जाते हैं और आपका कैनवास कुछ होता है और वो सब जम जाते हैं, ऊपर में जो परत जम जाता है वो सबको आप हटवा लीजिएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेडिकल जाने से पहले आप सारे बॉडी का पूरा एक एक चीज चेक करवा लीजिएगा, क्योंकि आपको वहां पर कोई डर नहीं लगेगा। फिर आप एक बार प्राइमरी मेडिकल करवा कर जाइएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। फिर तो आप दांत से जितने भी टार्टर उटर हो गए और कैविटी हो गया सब हटवा कर जाइएगा। और जिसके दांत खराब है तो नकली दांत यूज लगाते हैं तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका जो दांत होता है ना, ऊपर का दांत और नीचे का दांत आपस में सेट होना चाहिए, मतलब मिलना चाहिए। इसलिए कि नीचे का दांत ऐसे है, ऊपर का दांत ऐसे है, तो मिलना चाहिए। कितना भी दांत आपको 14 डेंटल पॉइंट अगर आपको नहीं पता है तो आप जाकर डेंटिस्ट के पास अच्छे से पता कर लीजिए, वो पूरा खुलकर बता देंगे। टीथ में और क्या था, आपको ही जितने भी कैविटी ये सब साफ करवा के जाना है। मतलब ऐसा बंदा जैसा मत बन के जाइएगा कि मतलब कहने का मतलब कोई डिसिप्लिन को पालन ही नहीं कर रहा। साफा बोला गया कि आप कैविटी से मतलब टार्टर सब हटा कर आना है, लेकिन आप लोग हटा कर, कैलकुलस जिसको बोलते हैं ना कि ऊपर से जम जाता है, तो सब हटा कर जाना, आप लोगों को साफ करवा कर जाना टीथ को अच्छे से, जिनका खराब है। और बहुत सारे लोग को कमेंट क्या होता है कि सर दांत में पिन लगा हुआ,
तो पिन भी लगाओ तो घबराने की बात नहीं है। आपका पिन जो होता है ना वो परफेक्टली सेट होना चाहिए, उबड़ा खुबड़ा नहीं, जात हिलना नहीं चाहिए, जबड़ा हिलना नहीं चाहिए, सारा चीज एकदम परफेक्टली सेट होना चाहिए। इसमें कोई घबराने की बात नहीं, आप लोग को यहाँ पॉइंट नहीं मिलेगा टीथ में। और एक बात याद रखिएगा, जो हमारे मेडिकल होते हैं फर्स्ट मेडिकल, उसमें एक ही डॉक्टर होते हैं जो सारी चीज को चेक करते हैं, तो वो स्पेशलिस्ट नहीं होते हैं, वो स्पेशलिस्ट नहीं होते हैं। वो क्या करते हैं, अगर आप लोग को उनको क्या लगता है हल्का सा भी कुछ डाउट लगता है ना तो रिकमेंड कर देते हैं आप लोग को, क्या बोल देते हैं कि आप लोग री मेडिकल के लिए अप्लाई कीजिए, आप री मेडिकल के लिए अप्लाई कीजिए, आप री मेडिकल जाइए। तो क्योंकि स्पेशलिस्ट नहीं है, जैसे ही आप री मेडिकल में जाते हैं तो वहां स्पेशलिस्ट, आप किसी का डेंटल प्रॉब्लम है तो वहां डेंटल के डॉक्टर स्पेशलिस्ट है, आई प्रॉब्लम है तो आई का स्पेशलिस्ट है, नोज है तो नोज का, मतलब हर एक चीज का अलग अलग डिपार्टमेंट का स्पेशलिस्ट डॉक्टर पास आपको री मेडिकल में भेजा जाता। तो वहां पर आपको जनरली घबराने की बात नहीं है। वो री मेडिकल में आपका 99% बच्चे ऐसे ही पास हो जाते हैं, 1-2% ही बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको परमानेंटली अनफिट है, उन्हीं का डर होता है कि वो आउट हो जाए वहां से। लेकिन बहुत सारे बच्चे री मेडिकल में ऐसे ही पास हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे पास होते हैं। अगर आपको फर्स्ट मेडिकल में री मेडिकल मिल भी गया और वहां अप्लाई करने को बोल भी दिया कि आप री मेडिकल अप्लाई कीजिए, तो घबराने की बात नहीं, एकदम मत डरिएगा, एकदम डरना ही नहीं है। री मेडिकल में एकदम नहीं डरना, आप लोग आराम से पास हो जाएंगे री मेडिकल में, क्योंकि स्पेशलिस्ट पर जाइएगा और स्पेशलिस्ट को पता होता है कि क्या क्या होता है और क्या आपका बचना होता है, तो री मेडिकल में घबराने की बात नहीं। टीथ, अब आते हैं नोज में। यहाँ आप लोगों को ENT भी वही होता है, ईयर नोज और थ्रोट का टेस्ट होता है ना, ENT जो ENT बोलते हैं उसी तरह चीज होता है। अब नोज में मेजर प्रॉब्लम क्या होता है, DNS। बहुत सारे DNS का ऑपरेशन करवा के जाते हैं। अब DNS होता क्या, तो देखिए जो नाक के अंदर का हड्डी होता है ना वो आपस में थोड़ा सा उठा हुआ रहेगा, चाहे तो बाहर फेंका या तो अंदर धंसा हुआ रहेगा। तो वो क्या करता है, DNS किस लिए चेक किया जाता है, तो DNS इसलिए चेक किया जाएगा जहां भी आप, जैसे कहने का मतलब फॉल्स का मतलब क्या होता है कि आपको या तो ऐसा क्षेत्र में आपको जॉब मिल जाए जहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, प्लस में चला गया टेम्परेचर, और कभी ऐसा एरिया में आपको ड्यूटी करना मिल जाए जहां का टेम्परेचर माइनस में हो। तो आपको हर एक क्षेत्र में क्या होना चाहिए, एकदम फिट रहना चाहिए। तो फिट रहने के लिए जो आपका श्वास, जो हम सांस होता है, सांस का मतलब एक भरपूर मात्रा में आना, मतलब ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट एकदम परफेक्टली अच्छे से होना चाहिए। अगर आपका अच्छे से नहीं हो रहा है तो बहुत सारे लोग क्या हो, सर्दी जुकाम बार बार आते रहता है, तो ये सब फौज में क्या होता है, ये सब नोट अलाउ है। तो DNS का जो ऑपरेशन करवाए हैं तो अच्छी बात है, आप ऑपरेशन भी कम से कम 3-4 महीना पहले करवा के जाइएगा। अभी जो आप मेडिकल से 1-2 दिन पहले नहीं करवा के जाइएगा, क्या आपको DNS का पॉइंट मिल सकता है। तो मेनली आपका नोज में DNS चेक किया जाता है और DNS अच्छे से चेक किया जाता है, इसलिए इसको नेग्लेक्ट मत कीजिएगा। DNS जिसका है नोज में उसको अभी से ही ट्राई कर लीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों को क्या होता है सांस लेने में दिक्कत होता है, और उनको ऐसा भी होता है कि घर में महीने मंथली में चाहे हर 10 दिन के बाद क्या होता है उनको सर्दी जुकाम होते रहता है। तो समझिए वो एक बार क्या कीजिए, डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा ये सब जाने से पहले। अब आता है ये आपका नोज में भी हो गया। अब आता है कैरिंग एंगल। कैरिंग एंगल बहुत मेजर प्रॉब्लम एक तरफ से बोल सकते हैं इसको, कि आपको हाथ को ऐसे रखा जाता है, किसी का हाथ क्या होता है, बेंड होता है, पहले से बोन फ्रैक्चर है तो बोलते सर मेरा हड्डी निकला हुआ, तो इसमें भी घबराने की बात नहीं है। वहां पर आपको कैरिंग एंगल में जैसे कहा जाता है ना कि 3 डिग्री से 29 डिग्री, इसके बारे में प्रॉपर पता नहीं, लेकिन हमको इतना पता है कि 3 डिग्री से 29 डिग्री के बीच में आपका होना चाहिए कैरिंग एंगल। उनके पास एक स्केल होता है, चाहे कुछ स्केल से नापते हैं, जो आपका बोन दिख रहा है ना, इसी बोन से एक स्केल लगाते हैं और नापते हैं कि आपको कितना एंगल हो रहा। ये ज्यादा अंदर नहीं होना चाहिए, जैसे ये एंगल आपका बनता है यहाँ पर ना, ये एंगल बनेगा इस टाइप से, ज्यादा अंदर नहीं होना चाहिए हाथ और ज्यादा बाहर नहीं होना चाहिए, ये आपको पता चल जाएगा। तो घबराने की बात नहीं, आप हाथ ऐसे भी चेक कर सकते कि आपका हाथ कहीं आगे पीछे तो नहीं निकला हुआ या सट नहीं रहा है, इसको बोलते हैं कैरिंग एंगल। तो और इसमें ज्यादा घबराने की बात नहीं, आप इसमें चेक करवा सकते हैं अगर आपको डाउट लग रहा तो। अब एब्डोमेन, जैसे बहुत सारे लोग का क्या होता है कि अपेंडिक्स ऑपरेशन करवाएं सर कहीं पेट में मेरा सर्जरी हुआ है, तो इसमें भी घबराने की बात नहीं है। आप जो भी सर्जरी, जो भी ऑपरेशन करवाएं, कम से कम मिनिमम 5 से 6 महीना पहले होना ही चाहिए, और अगर 1 साल का पहले तो अच्छी बात है, क्योंकि वो जो सर्जरी होता है जहां पर उनका जो मतलब जो घाव टाइप में होता है वो दिखना नहीं चाहिए, वो भर जाए तो अच्छी बात है। वो आपको अगर, क्योंकि जब आप वहां मेडिकल जाओगे तो आपका मेडिकल में सारा बॉडी ओपन रहेगा, मतलब सारा खुला रहेगा, सिर्फ अंडरवियर पर रहेगा। अंडरवियर भी आपका एक समय खुलता है जब आपका मेन पार्ट चेक होता है, लेकिन जब आप शुरू में जैसे ही मेडिकल में घुसते हो तो आपका सारा जितना भी जो भी आप क्लोथ पहने हो सारा आपको निकलवा दिया जाता है। तो आपको कहीं भी पेट में सर्जरी दिखेगा तो आप मेडिकल ऑफिसर वहां पर पॉइंट दे सकते हैं। इसलिए आप लोग अगर ऑपरेशन करवाए हो, सर्जरी करवाए हो, तो मिनिमम आपको 6 महीना पहले करवाना चाहिए। और भी पेट से रिलेटेड अगर किसी को
और भी कोई डाउट है पेट से रिलेटेड तो आप बहुत बता सकते हैं कि और भी क्या क्या है पेट्स में, आपको पेट में जो मतलब किसी को प्रॉब्लम है तो भी बता सकते हैं। अब हाइपरहाइड्रोसिस बहुत ज़्यादा मतलब समझिए कि बहुत ज़्यादा ये कंडीशन, ये बहुत सभी बच्चे के साथ मतलब मिनिमम मतलब मैक्सिमम बच्चे के साथ हो ही जाता है। क्या होता है हाइपरहाइड्रोसिस? स्वेट पाम का नाम सुने होंगे। स्वेट पाम में क्या होता है, पैर का पंजा और हाथ का जो पसली होता है, इससे क्या होता है, पसीने निकलना। बहुत सारा का होता है कि पसीना निकलता है, ऐसे जनरली रूम में खड़े हैं चाहे घर में बैठे हुए हैं या पढ़ रहे हैं तो उनके हाथ पूरे गीले हो जाते हैं या पैर का पंजा पूरा गीला हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसमें भी आप लोगों को परमानेंटली अनफिट कर दिया जा सकता है, इसका भी कोई इलाज नहीं है, इसका भी कोई इलाज नहीं, इसमें भी परमानेंटली अनफिट कर दिया जा सकता है आपको। तो इसमें बचना कैसे आप लोगों को, देखिए मैं आपको बता दूंगा बचना कैसे। स्वेट पाम जिसको है तो अभी से ही क्या कीजिए, अगर जो जैसे पैर में अगर पसीना आता है जिसका ज्यादा, तो आप क्या कीजिए ना, पैर के पंजा को मजबूत कीजिए। आपका बहुत ज्यादा मुलायम, इसका मतलब इसलिए बहुत ज्यादा इस सब कंडीशन होता है। आप रनिंग कीजिए, आप एक एडवाइस है, इसका परमानेंट इलाज नहीं है, मैं परमानेंट इलाज नहीं बता सकता हूं क्योंकि मैं तो डॉक्टर हूं नहीं और डॉक्टर भी इसका इलाज नहीं परमानेंट बताएंगे। आपको उस समय के लिए बचना है जब आप मेडिकल देने जा रहे हो। तो बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, और होता भी ऐसे कि कोई डिटर्जेंट आता है, कोई पाउडर आता है, उसको यूज करते रहिए, या एक रिन साबुन आता है, रिन साबुन में आप हाथ में लगाओ तो कुछ देर के लिए आपको क्या होता है, मिनिमम 1 से 2 घंटा तक आपके हाथों में पसीने नहीं आने देंगे। तो आप इस चीज को अभी से ही कीजिए, क्या कीजिए, कपड़े उपड़े को धोइए, डिटर्जेंट साबुन से धोइए, और जो पंजे पे आते हैं तो आप खाली पैर क्या कीजिए, रोड रनिंग कीजिए। इससे भी आप लोगों को थोड़ा सा पैर का जो पंजा मजबूत होगा थोड़ा सा, जिससे चांसेस है कि आपका जो पसीना हो वो नहीं आए। और जो ये सर्फ वाला डिटर्जेंट वाला बताया और साबुन वाला बताया मैंने, इसको भी इस्तेमाल करके देख सकते हैं। और पंजे जो है ना आपके थोड़ा सा मुलायम है, इसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या कीजिए, आप लोग लिफ्ट मतलब क्या कहते हैं, पुशअप्स मारिए, और आपका पुशअप मार सकते हैं, पुलअप्स मार सकते हैं, ये सब कीजिए तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा। तो हो सके, क्योंकि इसका इलाज नहीं है, और इसका इलाज देखिए है कि आपको उस समय मेडिकल के लिए 1-2 घंटा पहले आपको करके जाइए, आपको वहाँ पॉइंट मिलता है, पॉइंट से बच जाइएगा हाइपरहाइड्रोसिस। और इसमें बहुत सारे लड़कों को पॉइंट मिलता है। अभी मेरे जो दोस्त अभी आपका नेवी में जॉब कर रहे हैं, मेरे साथ में जो थे, वो क्या थे, उनका भी हाइपरहाइड्रोसिस में रीमेडिकल दिया गया था और उनका हाइपरहाइड्रोसिस रीमेडिकल में जाकर क्लियर कर दिया गया। तो घबराने की बात नहीं, वहाँ स्पेशलिस्ट लोग चेक करते हैं। तो आपको वहाँ पर अगर आपको रीमेडिकल मिल भी जाता है तो रीमेडिकल में एकदम टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि रीमेडिकल में आप एकदम पास हो जाइएगा। आते फिंगर में, बहुत सारे लोग का डाउट क्या होता है कि सर मेरा फिंगर थोड़ा सा टेढ़ा है, मेरा फिंगर सर 6 है, मतलब किसी का जनरली 5 होता है, किसी का 6 हो गया, जैसे ऋतिक रोशन का हो गया 6 फिंगर हो गया। तो देखिए ये भी एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है। इसमें भी आप लोगों को क्या किया जाता है, अनफिट कर दिया जाएगा। अगर आपका 6, तो इसका एडवाइस क्या है, अगर आपके 6 फिंगर है और वो जो आपका जो 6वां फिंगर, जो 6ठा फिंगर आपका, अगर वो ऑपरेशन के माध्यम से अगर हटाया जा सकता है, सर्जरी से हटाया जा सकता है, तो आप उसको अभी करवा लीजिए। क्यों? क्योंकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। ऐसा अलाउ नहीं है आपका फोर्स में, जितने भी फोर्स हैं अलाउ नहीं है, लेकिन अगर है आपको तो आप सर्जरी करवा सकते हैं, तो आप वहां बच जाइएगा। और जो बच्चे बोल रहे थे कि सर मेरा हल्का सा बोन आपका फिंगर थोड़ा सा टेढ़ा है, तो उसमें घबराने की बात नहीं, उसमें कोई पॉइंट नहीं मिलता, आपको एकदम पास हो जाएगा, उसमें कोई पॉइंट नहीं मिलता। तो आज हम लोग जनरली बात की है इन सब चीज़ों के बारे में। और भी अगर आपको इससे डाउट लगे कि सर मेरा अभी भी आई प्रॉब्लम है, वेट क्या है, हाइट क्या, ईयर मेरा थोड़ा सा खराब है, टीथ में मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है कि टीथ मेरे इतने हैं, टीथ में क्या क्या पॉइंट बन सकता है, तो मैंने टीथ के भी पॉइंट बताए। टीथ में आप प्राटर हटवा लीजिए, कैलकुलस हटवा लीजिएगा, सब साफ करवा के जाइएगा। सर नोज में मेरे डीएनएस का ऑपरेशन हुआ है, तो भी अच्छी बात है, अगर ऑपरेशन पहले करवा लिए तो अच्छी बात है। कैरिंग एंगल कितने के होते हैं सर मेरा कैरिंग एंगल 15 डिग्री का था और बेस्ट होता 15 डिग्री आपका, मेरा दोनों कैरिंग एंगल 15 डिग्री का आया था। और एब्डोमेन आपका, जिसमें आपका किसी का एंजाइटी हो गया, हर्निया होता है, और आपका अपेंडिक्स होता है, बहुत सारा चीज होता है का सर्जरी करवाते हैं लोग, आप लोग भी देख लीजिएगा। और फिंगर, और एक चीज और बता दूं मैं कि बहुत सारे लोग का क्या होता है, स्पाइन भी बता देता हूँ, अगर इससे रिलेटेड जा रहा हो तो स्पाइन जो होता है आपका, किसी का जो स्पाइन होता है, जो यहाँ से स्पाइन होता है हल्का बैंड होता है, इस टाइप से बैंड होता है। स्पाइन क्या होता है, बैंड होता है, जो आपका बैंड शेप में होता है, इस टाइप से बैंड होता है, ठीक है। और किसी का स्पाइन होता है एस शेप में होता है, इस टाइप में पीछे से अगर देखिए ना तो किसी का इस टाइप से होता है, तो वो भी आपका मेजर प्रॉब्लम है। यहाँ पर आप लोगों को पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट बन सकता है, और इसमें आप लोग अनफिट भी हो सकते हैं। तो स्पाइन को भी अपने चेक करते रहिएगा। और अगर
आप लोग थोड़ा सा देखिए, किसी किसी की आदत क्या होता है ना, जब वो चलते हैं ना तो इस टाइप से चलते हैं, हल्के से एक तरफ कंधे को बैंड कर लेंगे और एक तरफ कंधे को उठा लेंगे, इस टाइप से चलते हैं। और वो उनको लगता नहीं कि हाँ, उनको ये लगता है कि हम अच्छे से चल रहे हैं। तो आप ये चीज को देख अभी से ही सुधार लीजिए कि आपको चलना है तो जो हमारा जो यहाँ पर शोल्डर होता है, जो कंधा होता है हमारा, एकदम परफेक्टली दोनों पीछे से देखिएगा तो दोनों एकदम परफेक्ट सीधे रहने चाहिए, ऐसे अनबैलेंस नहीं होना चाहिए। इस एक तरफ उठा एक तरफ से नीचा नहीं होना चाहिए। इसमें भी आपको क्या हो सकता है, स्पाइन में आप लोग को पॉइंट बन सकता है। और भी बहुत सारी चीजें होते हैं, मैं और क्या क्या चेक किया जाता है जनरली। देखिए हाइपरहाइड्रोसिस बहुत सारे क्या बोलते हैं ना कि एक्सरसाइज करवाकर चेक किया जाता है, पसीना ऐसे तो जनरली निकलेगा नहीं। तो देखिए हाइपरहाइड्रोसिस लास्ट में चेक किया जाता है, इसलिए लास्ट में चेक किया जाता है क्योंकि आप बहुत देर तक खड़े रहोगे, आपका नोज चेक करा, ईयर चेक करा, सारा चीज चेक किया जा रहा, उसके बाद आपके पास कोई वस्त्र है नहीं, सिर्फ आप अंडरवियर पे हो, तो आपको वहां पर गर्मी भी लगेगा, हाथ से गर्मी लगेगा तो पसीना आना शुरू होगा, तो उस समय ही आपके हाथ से पसीने आ जाएंगे। तो जनरली हाइपरहाइड्रोसिस लास्ट में चेक किए जाते हैं। अगर किसी का फर्स्ट में चेक किया जाता है तो आपको कुछ एक्सरसाइज भी करवा लेंगे, जैसे पुशअप मारवा लिए या थोड़ा सा जंप करवा लिए, उसके बाद चेक किया जाता है और मुट्ठी बंद करवाएंगे सब। तो लेकिन जनरली जहां मैं दिया हूं तो वहां पर जनरली ऐसे चेक किया गया था, कोई एक्सरसाइज नहीं करवाया गया था, आपका सारा चीज चेक होते होते अचानक से फिर बोलते हैं मुट्ठी मतलब हाथ सीधा रखने के लिए वो चेक करते हैं, आपका हाइपरहाइड्रोसिस मतलब स्वेटी पाम को चेक करते हैं। तो और भी अब मैं पार्ट 2 में सारा इंटरनल हो गया, जैसे मेन पार्ट्स में क्या क्या चेक होते हैं, और पैर में नोकनी हो गया, फ्लैट फुट हो गया, इससे कैसे बचा जाए मैं सारे बताऊंगा। और भी कोई आपको डाउट लगे तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।